हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हिस्ट्री के इस नए क्लास में। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश। पिछले क्लास में हिस्ट्री का अगर क्लास देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था क्यूमर, उसको किसने मारा था। तो खिलजी वंश की स्थापना कैसे होती है, खिलजी वंश आता कैसे है, तो थोड़ा सा इसको अगर पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि जो गुलाम वंश के अंतिम शासक था वो 3 साल का था। 3 साल का था वो गुलाम वंश के अंतिम शासक, जिसका नाम था क्यूमर। क्यूमर्स का जो संरक्षक था वो था जलालुद्दीन खिलजी था, जिसका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पाने के लिए ये क्या करता है, 3 साल का जो बच्चा होता है वो क्यूमर्स, उसको यमुना नदी में फेंक देता है, उसकी हत्या कर देता है यमुना नदी में फेंक कर। और वो 70 वर्ष की अवस्था में, ये जो होता है जलालुद्दीन खिलजी, ये 70 वर्ष की अवस्था में खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है। खुद को दिल्ली का सुल्तान क्या करता है, घोषित कर देता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक इसका शासन काल रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक ही सपोर्ट से मेरा चैनल को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ग्रोथ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। वीडियो को लाइक तभी करिएगा जब वो आपको पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 से 1296 के, यानी ये केवल 6 वर्ष तक ही ये शासन करता है। दिल्ली की गद्दी पर ये केवल 6 वर्ष तक ही बैठता है। और बोला जाए, अगर असल में बोला जाए कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था, तो ये जलालुद्दीन खिलजी ही था। क्योंकि यही पहला ऐसा शासक होता है कि जो गुलाम वंश के अंतिम शासक को, क्यूमर्स की हत्या करके ये खिलजी वंश की स्थापना करता है, तो इसी को संस्थापक माना जाता है। ये दिल्ली का सुल्तान 70 वर्ष की अवस्था में बनता है। तो ये याद रखिएगा कि ये इसकी जो उम्र होती है वो 70 वर्ष की होती है। और इसका एक काम क्या होता है कि ये जनता के प्रति बहुत उदारता भाव रखता था। ये जनता के प्रति बहुत उदारता, दयालुता का भाव रखता था ये। और इसका एक ख्वाब था कि दक्षिण भारत को जीतने का, ये जो दक्कन की क्षेत्र होती है दक्षिण भारत, उसको जीतने का ये बहुत बड़ा इसका एक ख्वाब था जीतने का। इसलिए अपना ये इसका एक भतीजा था, और बोल सकते हैं कि ये भतीजा भी था और इसका दामाद भी था। तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। ये आपने बहुत बार सुना होगा, और कहाँ पर सुना होगा मैं आपको बताता हूँ। एक मूवी है पद्मावत, उस मूवी में ये अलाउद्दीन खिलजी को के कैरेक्टर जो रणवीर सिंह ने रोल प्ले किया है अलाउद्दीन खिलजी का, वो आपने देखा होगा पद्मावत को। तो ये अलाउद्दीन खिलजी को, ये जो अपना इसका भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, उसको दक्षिण भारत में भेजता है जीतने के लिए। जो वहाँ की दक्कन की क्षेत्र होती है उसको जीतने के लिए अपने भतीजा, या बोल सके कि उस अपने दामाद को भेजता है। जलालुद्दीन खिलजी केवल 6 वर्ष तक तो शासन करता है। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कैसे बैठता है, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। इसकी जो बेटी होती है जलालुद्दीन खिलजी की, इसकी जो बेटी होती है जलालुद्दीन खिलजी की, ये अपनी बेटी की शादी अपना जो सेनापति, इसका खास सेनापति होता है, बोल सकते हैं या सेनापति बोल सकते हैं, या इसका जो दामाद होता है, भतीजा, इसका जो खास अपना भतीजा होता है उसको अपना दामाद बनाता है। और उसको, मतलब उस अपने दामाद, ये भतीजा पर बहुत ही विश्वास रखता था। क्योंकि वो जो इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, किसी भी जंग को जो हमेशा वो जीतता था, इसलिए ये बहुत खुश खुश रहता था अपने भतीजा से। तो ये अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन खिलजी से कर देता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की नज़र कहाँ पर थी, दिल्ली की गद्दी पर थी। और उसने तख्त पलटने के लिए अपने चाचा, यानी ये चाचा जान जो है ना, इनको ही टपका देता है अलाउद्दीन खिलजी। तो 1296 में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर देता है, और हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है यही दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो इसका बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी का गुरशाप गुरशाप पे गुरसाप पे। इसका बचपन का नाम था गुरसाप पे। इसका जो सपना था अलाउद्दीन खिलजी का, विश्व विजेता बनने का सपना था। और विश्व विजेता कहाँ से इसका सपना आया था, वो सिकंदर को देख कर आया था। सिकंदर एसानी। तो ये अपने को सिकंदर एसानी बोलता था। सिकंदर ए शानी, सिकंदर ए शानी, ये लिख लीजिएगा।
ये इसका जो सपना था विश्व विजेता का था, इसलिए अपने आप को क्या बोलता था, सिकंदर ईसानी, यानी दूसरा सिकंदर अपने आप को बोलता था। इसने एक नया धर्म चलवाया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था, और खुद को इस्लाम धर्म से ये खुद को अलग कट कर लिया था, इस्लाम धर्म से ये खुद को अलग कर लिया था, अलग थलग कर लिया था। लेकिन क्या होता है कि बाद में ये अपना निर्णय बदल देता है। इस्लाम धर्म को तो पहले ये नकार देता है, क्योंकि ये अपने खुद का, ये इतना क्रूर था, बोल सकते हैं कि ये इतना क्रूर था, और इसका जो शासन प्रणाली था वो बहुत ही मजबूत था। तो इसका जो दिमाग था बहुत तेज था, आक्रमण करने में, युद्ध करने में, चालबाजी करने में ये बहुत ही निपुण था, लेकिन था ये अनपढ़ है। सोचिए, ये अनपढ़ था, लेकिन जो एक्सपीरियंस था इसके पास बहुत ज़्यादा थी। तो ये अपना एक धर्म चलाना चाहता था, और उस धर्म पर लोगों को कब्जा करना चाहता था, लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन क्या होता है कि वो इस्लाम धर्म को तो छोड़ देता है नया धर्म चलाने के लिए। तो जब इसका विरोध होने लगता है, तो ये फिर क्या करता है, अपना निर्णय बदल देता है, और फिर से वो इस्लाम धर्म को मानने लगता है। तो अगर आगे इसकी बात करें, तो अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण कार्य क्या क्या ये बनवाया था, तो इसने बनवाया था अलाई मीनार, अलाई मीनार, अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, हजार सितून, हजार सितून, ये इसका निर्माण कार्य है, ये लिख लीजिएगा जो जो भी बता रहा हूँ। हजार सितून हो गया, हौज ए खास, ए खास, हौज ए खास, और सीरी दुर्ग, क्या है, सीरी दुर्ग, ये सभी नोट डाउन कर लीजिए। और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य, इम्पोर्टेंट कौन कौन से काम करवाया था, ये तो निर्माण कार्य हो गया, जैसे अलाई मीनार बनवाया, अलाई दरवाज़ा बनवाया। लेकिन इसका जो कुछ इम्पोर्टेंट कार्य था, काम, वो क्या था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली ये चलवाया था, बाजार बाजार नियंत्रण नियंत्रण प्रणाली चलवाया था। अस्थाई सेना का गठन किया था, अस्थाई सेना का गठन किया था। सेना को नगद वेतन देना ये चलाया था। तो पहले क्या था, गुलाम वंश में वो भूमि दान दिया जाता था, लेकिन इसने क्या किया था कि नगद वेतन देना शुरू कर दिया था सेना को। और सेना के जो हुलिया उसको चेंज कर दिया था, हुलिया हुलिया चेंज कर दिया था। घोड़ों की पहचान बदल दिया था, घोड़ों की जो पहचान, मतलब उसकी जो पहचान के लिए दागना स्टार्ट कर दिया था, दागना, यानी घोड़ों को दागना स्टार्ट कर दिया है। दागना का मतलब क्या, कि घोड़ों पर ऐसे निशान बनाना शुरू कर दिया था। कुछ ऐसी जगह होती थी उस पर निशान बनाता था, गरम लोहा हो गया, उससे घोड़ों पर वो दागता था, तो उससे निशान बन जाता था। तो वो इसने शुरू करवाया था। इसने एक प्रथा चलवाया था, वो था खस्म। खस्म मतलब, खस्म क्या होता था, खस्म की ये जो 80% धन थी, 80% ये राजा को देने के लिए ये प्रथा चलवाया था, और उसमें से जो 20% धन था वो सेना में बांटने के लिए ये कहा था। तो ये खस्म क्या होता था, खस्म एक प्रकार की लूट की धन होती थी। इसकी जब सेना दूसरे क्षेत्र में जाते थे, तो वहाँ से लूट पाट करके जो भी धन लाते थे, तो उसमें से 80% धन को ये खुद रख लेता था, और 20% धन को ये सेना में बांट देता था। और इसके इसके शासन मतलब इसके शासक बनने के बाद 4 घोषणाएं इसने किया था। 4 घोषणाएं कौन कौन सी हैं, शासक बनने के बाद, घोषणाएं घोषणाएं ये बोला था कि अस्थाई गुप्तचर की स्थापना होगी। पहला लिख लीजिएगा, अस्थाई गुप्तचर, अस्थाई गुप्तचर, अस्थाई गुप्तचर की स्थापना किया था। दूसरा, दान में दी गई जमीन को खालसा में बदलता था, यानी दान में दी गई जमीन को, दान में जमीन जो मिलता था, दी गई ज़मीन को खालसा में ये बदलता था। खालसा क्या होता था, खालसा सरकारी, यानी सरकारी में ये बदलने की ये घोषणाएं की थी। और तीसरा, ये मद्यपान मद्यपान जो नशीले पदार्थ हो गया, नशा हो गया, शराब हो गया, उस पर ये प्रतिबंध लगा दिया था। क्योंकि ये इस्लाम को जो फॉलो करने लगा, तो इसको इस्लाम में बोला गया है कि नशा हराम है, शराब हराम है। तो ये उसी को फॉलो करते हुए मद्यपान जो होता है, नशा, शराब, तो इसको बैन कर दिया था। और छोटे त्यौहार जो होता है,
छोटे त्यौहार अमीरों की आपस में मिलने पर यह प्रतिबंध लगाया था। छोटे त्योहार और अमीरों को आपस में मिलने पर यह प्रतिबंध लगा दिया था। अमीरों को आपस में मिलने पर क्या प्रतिबंध लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ विभाग बनवाए था। विभाग, उनमें से कौन से विभाग हैं, विभाग वो भी देख लेते हैं और सभी नोट डाउन करके लिखते जाइएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड रहता है ये बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाने वाली ऐसा इसकी टाइम पीरियड होती है। तो अलाउद्दीन खिलजी के कुछ ऐसे विभाग हैं जिनको देख लेते हैं। दीवाने रियासत रियासत दीवाने रियासत, ये बाजार पर नियंत्रण रखता था। फिर से दूसरा आता है दीवाने दीवाने आरिज, ये सैन्य विभाग के लिए काम करता था। दीवाने आरिज। दीवाने इंसा, इसका काम था कि शाही आदेशों को पालन करना। जो शाही आदेश मिलता था यानी राजा की तरफ से जो आदेश मिलता था उन आदेशों को पालन करना और पालन करवाना इस विभाग का काम था। अब आता चौथे नंबर पर दीवान ए अमीरोह। दीवान ए अमीरोहे, इसका काम था कृषि विभाग में जो कृषि के क्षेत्र में सुधार लाना, धन को अनाज को इकट्ठा करना। तो ये दीवाने अमीरोही ऐसे विभाग बनवाया था। और लास्ट में जो छठवें नंबर पर आता है दीवाने सातल। तो इसका काम था कि विदेशी प्लस धार्मिक विभागों में जो काम था, विदेशों से व्यापार की संबंध रखना, ये फॉरेन पॉलिसी में जो कुछ भी चेंज करवाना है तो वो, या धार्मिक विभाग में कुछ भी हस्तक्षेप करना है तो ये दीवाने सातल जो विभाग था ये अपना काम करता था। तो इसका कुछ विभाग था, ये हम लोग देख लिए। अब आता है खिलजी द्वारा कुछ टैक्स लगाया जाता है। वो टैक्स कौन कौन सा होता है ये भी देख लेते हैं। खिलजी ने उनमें से जो टैक्स लगाया था टैक्स, तो उनमें से पहला था जजिया। जजिया चूँकि आपको पता होगा जजिया क्या है। ज़कात हो गया, ये अभी मैं आपको सब एक एक करके बताऊंगा। ज़कात हो गया, खरात हो गया, खुस्म हो गया। तो ये है क्या, तो देखिए जजिया मतलब गैर मुसलमानों के लिए जजिया कर लगाता था। गैर मुसलमान मतलब हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, तो उन पर ये उन पर टैक्स लगाने के लिए ये जजिया टैक्स लगाता है। ज़कात क्या होता है, ये मुसलमानों के आय पर लगाता था। मतलब मुसलमान कितनी कमाते हैं, कितनी खर्च करते हैं, उनके आमदनी पर ये ज़कात कर लगाता था। खरात क्या है, मुसलमानों की ज़मीन पर ये टैक्स लगाता था। मुसलमानों की ज़मीन पर खरात। खुस्म क्या है, सैनिकों द्वारा लूट के धन पर जो 20% था ये खुद को रख लेता था। तो यही 20% टैक्स, इसके लिए टैक्स था। घरी कर क्या होता है इसको देखते हैं। घरी टैक्स क्या होता है। चरी टैक्स हो गया, घरी टैक्स हो गया, चरी टैक्स हो गया। ये होता क्या है, तो घरी कर का मतलब होता है मकान पर टैक्स लगाना। तो ये किसी के मकान पर टैक्स लगाता था। दुधारू पशुओं पर टैक्स लगाना, दुधारू पशुओं पर टैक्स है, यानी चरी टैक्स मतलब दुधारू पशुओं पर टैक्स ये लगाता था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के कुछ नाम थे, उनमें से जो सेनापति था बहुत ही विश्वसनीय सेनापति ये अपने पास रखता था। तो कुछ अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उनमें से था मलिक कफूर। क्या था, मलिक कफूर था। दूसरा था जफर खान। तीसरा था नुसरत खान। चौथा था उल्लुग खां। तो इसका जो सेनापतियों का नाम था मलिक कफूर हो गया, जफर खान हो गया, नुसरत खां हो गया, उल्लुग खां हो गया। मलिक कफूर के बारे में ये देखते हैं कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था इसको 1000 दिनार में खरीदा था। तो इसलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी बोलते हैं, 1000 दिनारी। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर दिल्ली मंगोलों ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर जब दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण बढ़ गया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति जफर खान को, ये जो जफर खान है उसको भेजता है।
मंगोलों से लड़ने के लिए। लेकिन क्या होता है, मंगोलों ने इसको मार देते हैं, जफर खान को, और ये मर जाता है। तो उत्तर भारत को जीतने के लिए नुसरत और उल्लुग खां को नियुक्त करता है अपने जो इसकी चारों सेनापति में से। ये जो थर्ड और फोर्थ नंबर का जो सेनापति था, नुसरत, नुसरत प्लस उल्लुग, उल्लुग, तो इसको नियुक्त करता है उत्तर भारत को जीतने के लिए। और दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर को नियुक्त करता है। मलिक कफूर, मलिक कफूर को नियुक्त करता है ये दक्षिण भारत को जीतने के लिए। अब अलाउद्दीन खिलजी का कुछ ऐसे आक्रमण देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुछ आक्रमण होता है, इसके द्वारा जो किया गया आक्रमण होता है, इसको देख लेते हैं। 1209 में इसने गुजरात के भरोच, गुजरात के जो भरोच होता है वहाँ पर ये आक्रमण करता है। भरोच, भरोच पर आक्रमण करता है। वहाँ का जो शासक होता है, भरोच का जो शासक होता है, कर्णदेव, कर्णदेव, कर्णदेव पर आक्रमण करता है। यहीं पर मलिक कफूर को ये 1000 दिनार में खरीदा था, दिनार में ये खरीदा था, जिसे मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी बोला जाता है। अब 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में इसने रणथंभौर, रणथंभौर पर आक्रमण करता है, आक्रमण कर देता है। 1303 में, 1303 में ये चित्तौड़गढ़ के, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के रानी पद्मावती के लिए, जो वहाँ की रानी पद्मावती होती हैं, पद्मावत मूवी आप जब देखेंगे तो समझ जाएंगे, उसमें पूरा स्टोरी है, तो आप उस स्टोरी को समझ जाएंगे और कनेक्ट भी कर पाएंगे कि कैसे ये जो अलाउद्दीन खिलजी होता है, रानी जो वहाँ की पद्मावती होती हैं, उनको पाने के लिए ये चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर देता है। और आक्रमण कैसे करता है इसकी भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, वो देखते हैं कि जो वहाँ के राजा रावल रतन सिंह होते हैं, उनका उनका कुल गुरु जो होता है वो राघव चेतन होता है। तो यहाँ पर मैंने एक मैप बनाया है, अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो इसको अच्छी तरह आप समझेंगे कैसे वो अलाउद्दीन खिलजी और राजा रावल रतन सिंह के बीच में युद्ध होता है। जालौर, जालौर पर आक्रमण करता है। फिर से 1308 ईस्वी में इसने सिवाड़ा पर आक्रमण करता है। सिवाड़ा, सिवाड़ा पर आक्रमण के बाद इसने इसका नाम खैराबाद रखता है, खैराबाद। तो जो सिवाड़ा जगह था उसका नाम खैराबाद ये रखता है। फिर आता है 1311 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में इसने जालौर पर फिर दोबारा आक्रमण करता है। जालौर, जालौर पर आक्रमण के बाद इसका नाम क्या कर देता है, जलालाबाद कर देता है, जलालाबाद, इसका नाम रख देता है जलालाबाद। इसका तो हम लोग देख ही लिए कि अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण था, इसका टाइम पीरियड था आक्रमण करने का, वो हम लोग पढ़ लिए। लेकिन दक्षिण भारत में अपने सेनापति को भेजा था, मलिक कफूर को। तो मलिक कफूर क्या कर रहा था दक्षिण भारत में, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो मलिक कफूर था दक्षिण भारत में, वो अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व कर रहा था। तो वो देवगिरी में 1707 में देवगिरी, देवगिरी में वहाँ का जो शासक होता है रामचंद्र देव पर ये आक्रमण करता है, रामचंद्र देव पर। फिर से 1309 में ये वारंगल पर आक्रमण करता है, वारंगल पर यह आक्रमण करता है मलिक कफूर। अब आता है कि द्वार समुद्र पर 1310 में, 1310 में द्वार समुद्र, समुद्र ये क्या है, मलिक कफूर ने होयसल वंश के, उस समय होयसल वंश चल रहा था, तो होयसल वंश के जो शासक था बल्लाल तृतीय, क्या था नाम उसका, बल्लाल तृतीय पर आक्रमण करता है। लेकिन इसके द्वारा समुद्र को जीत नहीं पाता है, लेकिन द्वार समुद्र क्या होता है, जीत नहीं पाता है, द्वार समुद्र को ये जीत नहीं पाता है। मलिक कफूर ने होयसल वंश के जो द्वार समुद्र के जो शासक होता है बल्लाल तृतीय, इस बल्लाल तृतीय को आक्रमण तो करता है लेकिन द्वार समुद्र को जीत नहीं पाता है। फिर से 1311 ईस्वी में ये मदुरई पर आक्रमण करता है। 1311 ईस्वी में मदुरई पर आक्रमण करते हैं।
तो पांड्य वंश के जो उसमें वीर पांड्य और सुंदर पांड्य पर आक्रमण करता है। तो मदुरई में उसमें पांड्य वंश चल रहा था, जिसमें वीर पांड्य था, पांड्य, और सुंदर पांड्य, सुंदर पांड्य, पांड्य पर ये आक्रमण करता है मलिक कफूर। अलाउद्दीन खिलजी जो होता है अपनी चारों सेनापति को अलग अलग क्षेत्र में भेज देता है आक्रमण करने के लिए। और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है। लेकिन मौत होने के बाद भी जो मलिक कफूर होता है वो इसके खिलजी वंश को संभाला रहता है, इसकी शासन को चलाता है मलिक कफूर। धीरे धीरे बाद में खिलजी वंश का पतन हो जाता है। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो खिलजी था वो आता है। अलाउद्दीन खिलजी के ख़त्म होने के बाद, मौत होने के बाद, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ये गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर यही बैठता है। लेकिन इसको रंगीला बादशाह भी बोला जाता है। रंगीला बादशाह क्यों बोला जाता है बताता हूँ अभी। रंगीला बादशाह इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दरबार में कभी कभी महिलाओं के वेशभूषा में आ जाता था, महिलाओं के वेशभूषा में आ जाता था, कभी कभी नंगे अवस्था में ही दरबार में चला आता था। ये खुद को खलीफा पद धारण किया था, खलीफा पद धारण किया हुआ था। मुबारक शाह खिलजी वजीर खुसरो खां ने, मुबारक शाह खिलजी ने मुबारक शाह, ये जो मुबारक शाह खिलजी था इसका जो सेनापति था वजीर खुसरो, वजीर खुसरो, इसका जो सेनापति था वजीर खुसरो, इसने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में ये मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देता है। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति का उपाधि धारण किया था। ये खुद को क्या बोलता था? पैगंबर की सेनापति। ये खुद को जो उपाधि धारण किया था वो पैगंबर की सेनापति उपाधि धारण किया था। इसने मुबारक शाह खिलजी के मारने के बाद दिल्ली के शासन पर यही बैठता है। कौन बैठता है? खुसरो खां दिल्ली के शासन पर यही बैठता है। अब खिलजी वंश की जो सेनापति था गाजी मलिक ने खुसरो खां को मार दिया और तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो खिलजी वंश का जो खिलजी वंश का था ये सेनापति, उसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक ने ये क्या करता है, खुसरो खां की ये इसकी हत्या कर देता है, खुसरो खां की हत्या कर देता है। और बाद में ये जो गाजी मलिक होता है आगे चलकर तुगलक वंश की स्थापना करता है। और ये तुगलक वंश हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, वीडियो भी लाइक कर दिए होंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।